कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो ट्यूबरक्लोसिस को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का यहाँ पे हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन साइट ऑफ टीबी, यानी कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया फैलता है जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि टीबी का जो बैक्टीरिया वो लंग्स में ही इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, अगर टीबी का बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी हमारी बॉडी में, अगर हम लेट उसको डिटेक्ट करें तो हमारी बॉडी में ये बोन्स में, लंग्स में और ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, तो ऐसी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। ठीक है। देन हम बात करने वाले हैं इटियोलॉजी के बारे में। देन डायग्नोस हम देखने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन को टीबी हो चुका है तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे पूरा बात करने वाले हैं। देन हम बात करेंगे एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स की। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टीबी के केस में। तो ये जो वीडियो जो टीबी का टॉपिक रहेगा, ये एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसको 30 मिनट्स की वीडियोस में आपको अवेलेबल कराएंगे। तो 30 मिनट्स के अंदर आज जितना हो जाएगा उतना हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन 30 मिनट का जो भी अगला लेक्चर होगा वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं किया कि कितना टाइम इसको लगेगा, कितनी वीडियोस इसको लगेंगी ख़त्म होने में। तो जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे तभी आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टीबी, तो टीबी की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट कम्युनिकेबल इन्फेक्टिव डिसीजेस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट प्रिवलेंट कम्युनिकेबल इन्फेक्टिव डिसीजेस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, कम्युनिकेबल का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ऐसे पर्सन कंटेक्ट में आते हैं जो जिसको टीबी है, तो उससे हमें वो बीमारी फैल सकती है। ठीक है, जब भी वो आपसे बात करेगा पर्सन, या जब भी वो कोई भी ऐसा गाना गाएगा या आपके सामने, ठीक है, या सांस ले रहे हो आप एक दूसरे के लिए उस सामने, तो वो टीबी का बैक्टीरिया जो है ऑटोमेटिकली आपके ब्रीथिंग के साथ आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कम्युनिकेबल। ठीक है, तो यानी कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसीजेस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली पहुँच सकती है थ्रू एयर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसीजेस है ऑन अर्थ। और अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग नेशंस, ऐसे नेशंस जो अभी अपने आप में विकास कर रहे हैं, ठीक है, अभी उनकी डेवलपिंग हो रही है, जैसे इंडिया भी एक तो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है ना अभी। तो इसमें जो ये है, इसमें जो टीबी की बीमारी है डेवलपिंग कंट्री नेशंस में, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ कंट्रोल इन मैनी डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो बीमारी है क्रोनिक है। यानी क्रोनिक मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात भी करोगे ना तो 6 से 8 महीने इसका ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, इसका बहुत लंबा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपने सुना भी होगा कि टीबी के पर्सन जो है अपनी मेडिसिन को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। देन उसके बाद अगर वो दोबारा मेडिसिन शुरू करते हैं तो उनके ऊपर वो मेडिसिन असर नहीं करती। वो क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मेडिसिन भी जो होते हैं ना, वो भी इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाती है। वो हम आगे आपको चल के बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनिक है यानी बहुत लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि इसका बैक्टीरिया जो है ना बहुत स्लोली ग्रो करता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, और स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस डिसीजेस है ये। और किससे फैलती है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको सबको पता होना चाहिए कि टीबी किससे फैलती है, बहुत ही कॉमन डिसीज है, तो ये सबको पता होना चाहिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलती है। अब माइकोबैक्टीरिया का मतलब क्या है यहाँ पे, पहली बात तो ठीक है, ये जो माइकोबैक्टीरिया का मतलब पता है क्या होता है? जैसे सपोज ये आपका टीबी का बैक्टीरिया है। अभी टीबी का बैक्टीरिया जो है, इसकी जो शेप होती है वो रोड शेप होती है, जैसे आपको दिखाया ना पे रोड शेप होती है। अब इस रोड शेप बैक्टीरिया के अराउंड क्या होता है, इसके सरफेस पे एक माइकोलिक एसिड होता है। तभी जो ये माइको जो वर्ड आया ना, ये माइको वर्ड, ये माइकोबैक्टीरियम जो वर्ड आया ये यहीं से आया, माइकोलिक एसिड से। इट मीन्स कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं स्पेसिफिकली अपने ऊपर एक माइकोलिक एसिड की लेयरिंग रखते हैं। अब ये माइकोलिक एसिड की लेयरिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियाज के लिए, क्योंकि जो ये माइकोलिक एसिड जो लेयर होता है एक तरह से ये ऑरेंज टाइप की लेयर होती है। तो अब देखो इस लेयर का मेन फंक्शंस क्या होता है, इस बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया है अपने आप को बचाता है कि अगर जब भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक तरह से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, लेकिन ये माइकोलिक एसिड की वजह से ये जो रोड शेप बैक्टीरिया है ये अपने आप को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये अपने ग्रोथ को आराम से बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर बैठ के,
किसके हेल्प से? माइकोलिक एसिड की हेल्प से। इसका पूरा मैकेनिज्म हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, कैसे माइकोलिक एसिड इसकी हेल्प करता है इसको ग्रो करने में बॉडी में हमारी, देन सो ऑन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लंग्स में एंटर कर जाता है, अटैक करता है, लेकिन इसके अलावा ये हमारी अदर एनी पार्ट ऑफ बॉडी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारे से लंग्स हो गया, लंग्स को तो करता ही है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, हमारे बोन्स हो गई, ठीक है, तो उसमें भी जो है ये इसको इफेक्ट करता है, हमारी अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली क्या होता है, देखो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि प्राइमरी ऑर्गन इसका लंग्स ही क्यों है। पहले बोन भी तो सकता था, पहले लीवर भी तो सकता था ना, किडनी भी हो सकता था, तो पहले लंग्स में ही क्यों इफेक्ट करता है, इसका रीजन क्या है? बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन है इसका, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इसको सर्वाइव करने के लिए, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, एयर की जरूरत होती है इसको। तो ये हमारे बॉडी में कहाँ, देखो हम आपको पता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का, एयर का कहाँ होता है? लंग्स में होता है, ठीक है। तो अब इस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एयर की जरूरत होती है। जब हम अपनी बॉडी में लंग्स के थ्रू एयर अपनी बॉडी में बढ़ते हैं तो लंग्स में ज़्यादा अमाउंट होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, जैसे ये आपकी लंग्स है, ठीक है, ये आपकी लंग्स है, इस अपर वाले एरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट एयर का होता है, ठीक है। और तो ये क्या करते हैं, जो ये बैक्टीरिया होता है ये अपर लंग्स में ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है। इनिशियल स्टेज में ये अपर लंग्स में आपको ज़्यादा इसका कंटेंट जो है होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट होता है, ठीक है। और तो क्या होता है यहाँ पे, इसके अलावा जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन, जो टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन है, जब भी वो स्नीज करता है, जब भी वो आप बोल सकते हो आपसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है, या कोई वो स्नीज कर रहा है, या कोई गाना गा रहा है आपके सामने, तो तब भी क्या होते हैं, उसकी जो बैक्टीरिया है वो एयर में आएंगे। अब इसका जो बैक्टीरिया है जब वो एयर में एंटर कर जाता है ना, तो ये 24 घंटे के लिए एयर में आराम से सस्टेन रह सकता है, आराम से बैठ के रह सकता है वो, ठीक है। जब कोई अनदर पर्सन आएगा तो उसको इनहेल कर लेगा, तो इस तरह से बैक्टीरिया जो ये फैलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब आपको पता है कि अगर इनिशियल स्टेज में हमारे पास कोई, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर किया है, तो हमें नहीं पता चलेगा इतना, क्योंकि अब इसका अमाउंट हमारी बॉडी में बहुत कम है और उसने इतना हमारी बॉडी में अपना असर दिखाना शुरू भी नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। अगर हमारी बॉडी में कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा टीबी का, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, लेकिन वो सिम्टम शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है, अभी वो अपना असर ज़्यादा नहीं दिखा सकता। लेटेंट का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उससे इन्फेक्टेड तो है, लेकिन उसकी कोई सिम्टम शो नहीं हो रही आपकी बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट इन्फेक्शन डज नॉट हैव सिम्टम्स इन केस इट इज नोन एज लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। अब लेटेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है LTBI का मतलब क्या होता है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर इट मीन्स कि पेशेंट के पास इन्फेक्टेड तो है वो ट्यूबरक्लोसिस से, लेकिन उसकी बॉडी में वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ऐसी फॉर्म में नहीं है जिससे उसको सिम्टम आना शुरू हो। तो यही आपको बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लासिक सिम्टम्स क्या है टीबी के, तो पहले तो मतलब क्या होगा कि जब भी पेशेंट स्पूटम बाहर करेगा, यानी बाहर थ्रो करेगा, तो उसके स्पूटम में ब्लड आएगा, तो यहाँ पे ब्लड कंटेनिंग स्पूटम होगा, उसको फीवर भी आएंगे, और सबसे बड़ी बात कि उसको रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होगी, ठीक है, पसीना बहुत आएगा, उसको वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अब वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि वो उसको भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा। अब भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉडी है वो बहुत फटीग फील करेगी, उसमें कमजोरी आ जाएगी, ठीक है, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा उसको। तो ये सारे लक्षण एक टीबी के पेशेंट में दिखाई देते हैं, ठीक है। वो कब दिखते हैं, ये जो सिम्टम्स है ये कब दिखेंगे, देखो ये जो सारे सिम्टम है ये लेटेंट फेज में नहीं दिखाई देंगे आपको, यानी जो शुरुआती फेज है उसमें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब ये टीबी का बैक्टीरिया अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तब यहाँ पे बैक्टीरिया के जो सिम्टम्स है, जब ये क्रोनिक कफ जो है, क्रोनिक कफ है नहीं, बहुत लंबे टाइम तक जो कफ है, बेसिकली अगर आपने सुना भी होगा कि 2 हफ्ते से ऊपर जो कफ है, या 14 डेज से ऊपर जो कफ किसी को आ रही है, खांसी हो रही है, तो टीबी का उसको आपको चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि टीबी का जो है, टीबी में बेसिकली क्या होता है, दो हफ्ते से ऊपर अगर किसी को खांसी होती है तो यहाँ पे उसकी हम बेसिकली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन को टीबी हो सकता है, ठीक है।
ये किसी ने आपको, कई लोग क्या होता है कि ध्यान नहीं देते कि किसी को खांसी हो रही है, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन 1 मंथ के बाद भी अगर किसी को खांसी हो ही जा रही है, 1 मंथ हो गया उसको, तब तो भाई कंफर्म करवाना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड थ्रू द एयर से स्प्रेड होता है, ऑब्वियस सी बात है। व्हेन पीपल हु हैव एक्टिव टीबी, जो भी एक्टिव टीबी के कंटेक्ट में, यानी जिसके अंदर एक्टिव टीबी मीन्स जिसके अंदर सिम्टम शो हो रहे हैं, उसके कफ में जो है बैक्टीरिया कंटेंट बढ़ा हुआ है। ठीक है, और जब अगर देखो ऐसे पर्सन को ना, कभी भी ऐसे पेशेंट को हम बोल सकते हैं कहीं भी स्प्लिट नहीं करना चाहिए ऐसी जगह पे। ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो स्पोटम है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जब वो बोलता है तब भी वो बैक्टीरिया जो है बाहर आता है। ठीक है, एयर के थ्रू। स्नीज जब वो करता है, को इसमें क्या होता है, जब हम स्नीज करते हैं ना, तो अगर मान लो कोई टीबी का पेशेंट है, उसको स्नीज कैसे करना है, ऑब्वियस ही बात है, उसको अपने मुंह पे हैंकी रखना है या कोई ऐसा साफ कपड़े से ऑब्वियस ही बात, जब भी वो स्नीज करेगा तो अपने मुंह के आगे वो कपड़ा रखेगा। ठीक है, उसको स्नीज करने के लिए ऐसे बोला जाता है, ताकि वो किसी और पर्सन के कंटेक्ट में ना आए। लेकिन जब हमने पढ़ा था लेटेंट टीबी के बारे में, एक होता है एक्टिव टीबी, एक होता है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी में क्या होता है, इस तरह से ये बीमारी स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, जिस तरह से आप जो एक्टिव टीबी है इस तरह से फैलती है, जो स्प्लिट कर दिया स्पोटम से फैल रही है, इस तरह से नहीं फैलती। लेटेंट स्टेज में कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, और लेटेंट जो स्टेज है टीबी की, वो इसमें कोई भी किसी को डिसीजेस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन इन्फेक्शन साइट ऑफ टीबी। देखो, आपको पता है कि प्राइमरी साइट तो आपकी जो आपकी लंग्स है वही होगी। ठीक है, क्योंकि लंग्स में कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से लंग्स में ज़्यादा टीबी का बैक्टीरिया होगा। तो लेकिन अगर मान लो अब देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है, और भी इंजरीज करेगा। ठीक है, और वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, हमारे फुल बॉडी में फैल जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ब्रेन में, लीवर में, ब्लड के थ्रू बोन्स में, किडनी में, ऐसे ऑर्गन्स में जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पे भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कफ, ट्रैकिकार्डिया होगा, साइनोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, रेस्पिरेटरी फेलियर तो हो गई होगा। यहाँ पर अगर तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे पल्मोनरी, उसको ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे। ठीक है, पल्मोनरी जो वर्ड है वो आपकी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर किसी को जेनेटो यूरिनरी, देखो ये जो होता है ना, ये जेनेटो यूरिनरी ट्रैक में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जेनेटो यूरिनरी टीबी। ठीक है, अगर आपके वो नर्वस सिस्टम में इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेनिंजाइटिस, टीबी मेनिंजाइटिस। अगर हमारी बॉडी में वो वाइड स्प्रेड हो गया, यानी हर जगह पे वो हमारी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, तो उसको हम बोलेंगे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत ज़्यादा घातक स्टेज होती है। ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारी बॉडी में पूरी जगह पे बैक्टीरिया फैल चुका होता है। ठीक है, अब इसको हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं वो हम देख लेते हैं। कॉक्स डिजीज हम इसको बोलते हैं, वेस्टी डिजीज हम इसको बोल देते हैं, व्हाइट प्लेग इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इन नामों से आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी में क्या है, देखो जो टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या तो वो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन करेगा, इसको हम LTBI भी बोल देते हैं, और या तो वो प्रोसेसिव एक्टिव डिसीज करेगा। अब लेटेंट स्टेज में आपको बता दें कैसी होती है, कि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं शो होते। ठीक है, ना ही इसमें ये जो लेटेंट स्टेज होती है, लेटेंट टीबी होता है, ना ही ये एक दूसरे को डिसीज कर सकता है पर्सन को। ठीक है, लेकिन प्रोसेसिव एक्टिव में डिसीज भी कर सकता है, उसके सिम्टम्स भी आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो देखो ये रोड शेप का होता है। ठीक है, अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं 0.2 to 0.5 होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 2.42 ये होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये माइकोलिक एसिड है, ये माइकोलिक एसिड इसके सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, मेकिंग इट एसिड फास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो है अपने आप को रेजिस्ट करता है किससे, डिकलरेशन ऑफ एसिड और अल्कोहल से। एरोबिक होता है, यानी इसको एक तरह से जीने के लिए क्या होता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोबाइल होता है, ये अपने एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये बहुत ही स्लो मल्टीप्लाई करता है। ये बहुत अगर बेसिकली क्या होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया है ना, जब वो आपको इनिशियल स्टेज में इन्फेक्ट करेगा, जब वो हमको इनिशियल स्टेज में इन्फेक्ट करता है, तो बहुत ही आराम से ग्रो करता है, बहुत आराम से। या तो वो हमारी बॉडी में डोरमेंट स्टेज में रहेगा, यानी स्लीपिंग स्टेज में चला जाएगा, या आराम से ग्रो करके वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है,
कई बार हम सोचते हैं कि हम टीबी के बैक्टीरिया को स्पूटम लेकर के, उसमें भी स्पूटम में क्या होता है, टीबी का बैक्टीरिया होता है। अगर हम उसको कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाएंगे ना, तो अगर हम डायग्नोस के लिए ग्रो करवाएंगे उसको, तो टीबी का बैक्टीरिया इतने आराम आराम से ग्रो करता है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये इतना डायग्नोस की इतनी अच्छी वो नहीं है कि हम इससे अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके कि किसी को टीबी है या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ टीबी। तो कैसे टीबी जो है फैलता है, कैसे इसमें हम देखते हैं, इसका प्रोसीजर हम देखने वाले हैं बेसिकली। देखो, अगर हम नॉर्मल केस की बात करें ना, मान लो कोई नॉर्मल कोई बैक्टीरिया अलग से आया, मैं भी टीबी की बात नहीं कर रही यहाँ पे। ठीक है, तो टीबी का बैक्टीरिया, सपोज ये टीबी का बैक्टीरिया नहीं है, जब मान लो कोई और बैक्टीरिया आया, तो ये जो बैक्टीरिया आएगा, ये आपका क्या है, आपका जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, मैक्रो मतलब बड़ा और फेजिस मतलब खाना किसी को। तो ये जो मैक्रो बड़े वाले सेल हैं, ये बैक्टीरिया को खाना शुरू करेंगे। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये इसको खाएंगे। देन खाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये एक तरह से फैगोजोम बना लेंगे। ठीक है, यानी इसको यहाँ से तोड़कर क्या होगा, ये एक तरह से अंदर इसने अपने अंदर ले लिया, खा लिया, तो ये क्या बन गया अंदर, फैगोजोम। ठीक है, अब मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है। आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो इस बॉडी जो उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों के दो लाइसोसोम और फैगोसोम जो है, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या होगा, अब ये आराम से इसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो डाइजेस्ट होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो भी इसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया आया था उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। देन टूटने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होता है कि MHC2, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे और भी बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास ये आता है कहीं ना कहीं, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे MHC, वैसे आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, ये अपने बायो में भी पढ़ा हुआ है। जो MHC होते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं जो भी फ्रेगमेंट इस बैक्टीरिया के बने हैं, जो भी सेल ने बनाए हैं, वो अपने ऊपर ऐसे लगा लेते हैं। ये बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट है। यानी आप ऐसे समझो कि बैक्टीरिया जो है वो फॉरेन पार्टिकल था, हमारी बॉडी ने उसको तोड़ तोड़ के मार मार के क्या किया, कुचुम्बर बना दिया और उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ कर क्या किया, उसके हाथ पैर जो भी थे ना, उसको अपने ऊपर ऐसे लटका लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उसके हाथ लटका दिए, पैर लटका दिया, उसकी गर्दन लटका दी। तो यानी इस तरह से हमने, मैं इमेजिन करके दिखा रही हूँ आपको कि ऐसा वैसे होता नहीं है, हाथ पैर नहीं, मतलब सिर्फ फ्रेगमेंट करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके अपने ऊपर ऐसे सजा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब MHC2 रिसेप्टर, ये जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया आया था, और इसके बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट जो है, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी और इसको किल करेगी। जब भी ऐसा कोई बैक्टीरिया दोबारा आएगा, तो हमारी बॉडी इस एंटीबॉडीज के थ्रू उसको मार देगी। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है हमारी बॉडी में नॉर्मल केस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखो एंड में क्या हुआ, बैक्टीरिया तो मर गया है ना। यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी आर्मी ऑलरेडी बना दी है यहाँ पे। ठीक है, एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी में बन चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टीबी के बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आता है तो क्या होता है। देखो, सपोज करो टीबी का बैक्टीरिया आया और यहाँ पे जो फैगोसोम है ना, ये बना लिया। अब देखो, फैगोसोम तक तो सही था, मैंने आपको बताया था कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसके पास माइकोलिक एसिड होता है। अब माइकोलिक एसिड का रोल है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो टीबी का बैक्टीरिया यहाँ पे ब्लैक कलर में मैंने आपको दिखाया है, इस मैक्रोफेज ने क्या किया, इस टीबी के बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। अभी फ्रेगमेंट में नहीं आया, इसमें क्या है, यहाँ पे लाइजोम होगा साइड में। ठीक है, हमारा लाइजोसोम भी होता है साइड में मैक्रोफेजेस के अंदर। अब ये लाइजोसोम क्या करता है, आप देखो जो भी ये टीबी का बैक्टीरिया होगा ना, इसके पास जो माइकोलिक एसिड है ना, ये माइकोलिक एसिड इस जो भी ये फैगोसोम्स है ना, फैगोसोम्स के अंदर ये बने हुए हैं, ये फैगोसोम है आपका ये वाला। ठीक है, इस फैगोसोम को मैच्योर ही नहीं होने देगा। जब ये मैच्योर नहीं होगा तो ये फ्यूज नहीं कर पाएगा इसके साथ। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इसको मारने के लिए तो लाइजोम का बर्स्ट होना बहुत जरूरी था ना, तो ये बर्स्ट ही नहीं हो पाया, तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया टीबी का मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में ऐसे डिवाइड होता जाएगा। अब देखो, जो टीबी का बैक्टीरिया ये यहाँ से अब मरा नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, फैगोसोम को इमेच्योर नहीं होने दिया, इसको इमेच्योर ही रहने दिया। अब ये बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर पूरा डिवाइड करेगा। पहले अंदर डिवाइड करेगा फैगोसोम के अंदर, फिर फैगोसोम यहाँ से ये बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होने के बाद मैक्रोसोम में आ जाएगा, सॉरी मैक्रोफेज के अंदर आ जाएगा। मैक्रोफेज भी पूरे एक टाइम क्या होगा, भर जाएगा पूरे बैक्टीरिया से। अभी बैक्टीरिया से मैक्रोफेज भी पूरा भर चुका है। अब यहाँ से मैक्रोफेज ये बर्स्ट हो गया। ठीक है, अब मैक्रोफेज बर्स्ट हो गया। अब जो भी हमारे हम अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही मैक्रोफेज होगा, और भी मैक्रोफेज आएंगे, उसको इनगल्फ करेंगे, इनगल्फ करने के बाद ये भी बर्स्ट होगा। तो इस तरह से करते करते हमारी बॉडी में हर जगह फैल जाएंगे।
ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। माइकोलिक एसिड इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके सर्वाइविंग के लिए, हमारी बॉडी में प्रिवेंट रहने के लिए, छिपने के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है। तो उसके पास एक जादुई लेयर होती है जिससे जिसको ढक करके किसी को दिखाई नहीं देगा। ठीक है। हमारी बॉडी में स्लोली स्लोली ग्रो करता रहेगा। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है यहाँ पे। अब देखो हमारी बॉडी में ये जब चीज़ चल रही होती है तो यहाँ पे टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो गए। टी सेल्स ने आपको पता है कि साइटोकाइनिन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। जब साइटोकाइनिन रिलीज होगा तो ये मैक्रोफेज को, अब साइटोकाइनिन क्या करते हैं, मैक्रोफेज को रिलीज करते हैं, मैक्रोफेज को एक्टिव करते हैं। अब मैक्रोफेज एक्टिव होगा और मैक्रोफेज क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, यानी खाने की प्रोसेस करता है। ये बैक्टीरिया को खा जाता है जिंदा। ठीक है। अब बैक्टीरिया खाया जाएगा इसके थ्रू, तो दोबारा से वही प्रोसेस चलती रहेगी कि बैक्टीरिया ने माइक्रोफेज ने खाया, मैक्रोफेज ने इसको अच्छे से एक तरह से आप बोल सकते हो इनगल्फ नहीं किया। ठीक है। और फिर से दोबारा बैक्टीरिया और फैलने लगा। तो इसे करते करते हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हमारे लंग्स में स्पेसिफिकली नेक्रोसिस हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस मतलब क्या होता है, चीज लाइक होता है, हम यानी चीज लाइक अपीयरेंस आपको वहाँ पे दिखती है लंग्स के अंदर। इसको हम बोलते हैं ग्लैंड फोकस। ग्लैंड फोकस जो है ये हम लंग्स के कंटेक्ट में बात करते हैं, सिर्फ लंग्स में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये टी सेल की प्रोसेस है, टी सेल कैसे एक्टिवेट होते हैं, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई। ये टी सेल कैसे एक्टिवेट होती है मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। देखो जब ये कंडीशन पूरी वर्स हो जाती है ना, जब यहाँ पे मैक्रोफेजेस पूरे अच्छे से डिवाइड कर देते हैं टीबी को। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, एक में मैक्रोफेज जो है इन्फेक्टेड होगा, देन वो इन्फेक्टेड होने के बाद दूसरे मैक्रोफेजेस को भी इन्फेक्ट करेगा। तो ये प्रोसीजर बार बार चलती रहेगी। अब एक टाइम कैसा भी आएगा कि जितने बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे, देखो ये जैसे लंग्स है, अभी जो ये बैक्टीरिया पहले क्या होता है, यहाँ से आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आपकी एल्वियोलीज होती हैं, ये आपकी एल्वियोलीज है। ठीक है। अब एल्वियोलिस के अंदर क्या होता है, मैक्रोफेजेस होती है। इन एल्वियोलिस के सरफेस पे आप बोल सकते हो यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो मैक्रोफेजेस जो ये वाले मैं आपको बता रही थी, ये मैक्रोफेजेस यहाँ की बात चल रही है। ठीक है। अभी मैक्रोफेजेस यहाँ पे इफेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे नेक्रोसिस कर रही हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कुछ जब ये बैक्टीरिया पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, पूरा स्लोली डिवाइड कर जाता है, तो ये यहाँ से जाकर के ये हमारे जो लिम्फ नोड होता है ना, आपको पता है कि लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है। जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहीं पे हमारे टी सेल बी सेल आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है। तो ये टी सेल जो है, जो बैक्टीरिया जो है यहाँ पे जाएगा लिम्फ नोड के अंदर। लिम्फ नोड में जाने के बाद अब आप देखोगे कि जब भी टीबी का जो पेशेंट होता है ना, उसमें जो ये लिम्फ नोड है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ये पूरा सूज जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, बैक्टीरिया चला जाता है और यहाँ पे टी सेल एक्टिवेट होते हैं। देन ये प्रोसेस जो मैंने आपको आगे बताई थी, टी सेल एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे लिम्फ नोड में चलती है। ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। अगर ये नेक्रोसिस यहाँ पे लंग्स में सिर्फ हो रही है तो यहाँ पे हम बोलते हैं गॉन फोकस। गॉन जो है बेसिकली ये आपका एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर देखो मैंने आपको बताया कि लंग्स को तो इन्फेक्ट कर ही रही है, लेकिन ये अगर लिम्फ नोड को भी इन्फेक्ट कर रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, गॉन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है। अगर दोनों को इन्फेक्ट कर रही है। अब देखो जब भी ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस चल रही होती है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया जो है हमेशा जिंदा रहेगा, मतलब एक तरह से वो अमर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा भी होता है कि देखो यहाँ पे 3 प्रायोरिटीज हो सकती हैं। जब यहाँ पे ये फैगोसाइटोसिस केस चल रहा होता है, इस फैगोसाइटोसिस केस में क्या होता है, इस स्टेज पे आती ये जो बैक्टीरिया या तो ये मर सकता है, 3 चांसेस हो सकते हैं। या तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया के मर जाए। ठीक है। यानी मैक्रोफेज ने इसको खा लिया, खाने के बाद हमारी मैक्रोफेज इतनी पावरफुल थी उसने उसको खा के डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है। यानी बैक्टीरिया पे मर चुका। तो ये हो सकता है, या हमारा जो बैक्टीरिया वो डोरमेंट स्टेज में चला जाए, यानी कि वो सो जाए, स्लीपिंग स्टेज में चला जाए। अब इस केस में क्या होगा, अब बैक्टीरिया तो आपकी बॉडी में आया था लेकिन वो सो गया, आपकी बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में चला गया। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि आगे चलकर कुछ टाइम बाद ये जो बैक्टीरिया दोबारा से जाग जाता है। जागने के बाद यहाँ पे ये री इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं, री इन्फेक्शन हो जाता है, यानी दोबारा से इन्फेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाता है और इसको हम बोलते हैं सेकंड इन्फेक्शन। ठीक है। या तीसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है आने के बाद मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है। ऐसा तो हो सकता है ना, अगर ये मल्टीप्लाई करेगा तो पहली बार में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट इन्फेक्शन हम इसको बोल देते हैं। ठीक है। तो 3 केसेस यहाँ पे हो सकते थे, मैंने आपको बताया कि पहले इसको डेथ भी हो सकती है, डोरमेंट स्टेज में भी जा सकता है, या मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है। सो डायग्नोस हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ट्यूबरकुलिन टेस्ट की। ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मॉन्टोक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मॉन्टोक टेस्ट जो आपका है, यहाँ पे हम पीपीडी लेते हैं। पीपीडी का मतलब क्या होता है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है ये बेसिकली।
अब इसमें क्या होता है, इस प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को हम इंजेक्शन में लेते हैं। इंजेक्शन में लेने के बाद अगर मान लो कि कोई पेशेंट आपके पास आया, वो बोल रहा है कि आपको मेरे को टीबी का टेस्ट करवाना है, तो इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन लेके, जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन है, इसमें हमने ये जो प्रोटीन पीपीडी है जो है ये हमने भर लिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का से इसको इंसर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से डॉक्टर जो है मार्क कर देते हैं। ठीक है, मार्क करने के बाद वो डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि आपको 48 टू 78 आवर्स के बाद अगेन आपको चेक कराने आना है। ठीक है, यानी 2-3 दिन के बाद आप डॉक्टर जो है वो आपको चेक करने के लिए दोबारा बुलाएगा। अगर यहाँ पे जो है पफिनेस यानी एक तरह से वो उभरा हुआ, अगर स्वेलिंग थोड़ी सी हुई, अगर स्वेलिंग जो है 5 mm से कम है तो नेगेटिव है। अगर ज़्यादा है 6-9 mm से तो यहाँ पे डाउटफुल हो सकता है। अगर 10 से ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो अगर 15 से ज़्यादा है ना, या उससे ज़्यादा है, इसके बराबर है, तो यहाँ पे टीबी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे अगर 15 है ना, इसका मतलब कि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली हैं, तो यहाँ पे टीबी नहीं है। ठीक है, सिर्फ 10 तक ही हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 10 में है तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ही है रिपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये टीबी का बेसिकली नहीं है, ये अगर हम बात करते हैं जब हमारी ड्रग्स, अभी हम आगे ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एमटीबी जो है या ये एक तरह से एक्सपेक्ट करने वाला है। ठीक है, RIP भी इसको हम बोल सकते हैं। ये जो है बेसिकली ये कब हम चेक करते हैं, जब हम मेडिसिन खा रहे हैं। जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो 6 से 8 महीने तक चलता है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट लॉन्ग होने की वजह से पेशेंट क्या करता है, अब देखो जब डॉक्टर उनको दवाई देना शुरू करता है ना, तो 2 हफ्तों के अंदर 3 हफ्तों के अंदर उनको पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। उसको थोड़ा सा लगता है कि मैं तो एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं आराम से चल खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आराम से कुछ भी मतलब कर पा रहा हूँ। तो डॉक्टर वो पेशेंट सोचता है कि बस अब मैं मेडिसिन नहीं लूँगा। तो अब जो आपको पता है कि जिसको नॉलेज नहीं होती मेडिकल के बारे में, तो ऑब्वियस बात है वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे ऐसे नहीं होते। तो अपनी मेडिसिन अब देखो 6-8 महीने का वो सोचता है कि 6-8 महीने कौन दवाई खाएगा, तो वो यहाँ पे 2 हफ्ते बाद इसको स्टॉप कर देते हैं। तो जब वो दवाई लेना छोड़ देता है तो उसके बाद दोबारा से उसको कंडीशन और वर्स हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्योंकि एकदम से क्या होता है, बॉडी में बैक्टीरिया का लेवल कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया इतने अमाउंट में था और ये बैक्टीरिया लेवल जो है कम हो गया। अब कम होने से उसकी ऑब्वियस बात है बॉडी में इफेक्ट आना शुरू मतलब ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा बॉडी के अंदर, ज़्यादा उसको अच्छा फील होएगा। तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। मेडिसिन जब स्टॉप हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से बैक्टीरिया नहीं मरा होता है उस टाइम पे। ठीक है, कम हो जाता है लेकिन मरा नहीं होता पूरा बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है दोबारा से और ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद और वर्स कंडीशन शो करता है। अब देखो आपको पता है कि मान लो अगर आप ही अपने आप को इमेजिन करो, अगर आपके ऊपर कोई सुबह सुबह या कुछ भी ऐसे लगा लो, आपके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपको फॉर एग्जांपल अभी तो आपको पता है कि ब्लैक आउट का वो चल रहा है, टाइम चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई जो हो रही है वो हो रही है। तो अगर मान लो कि पाकिस्तानी से बचने के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ लाइटें जो है रात को ऑफ करो। ठीक है, और जो भी अपने आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी हमारे खाने पीने का सामान है वो अपने पास रख के रखो, वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यानी अभी आपको पता चल चुका है ना कि मान लो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे ऊपर हमला होने वाला है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपके ऊपर हमला हो गया था पहले से और अब आप अलर्ट हो चुके हो। अलर्ट होने के बाद आप क्या करोगे, उससे जब वो दोबारा कोई चीज़ आएगी तो आप अच्छे से लड़ सकते हो उसके लिए। तो यहाँ पे भी क्या करता है, बैक्टीरिया जब वो मरी जा रहा है, तो बैक्टीरिया जब आराम से उसको आराम मिल जाता है कि भी अब कोई मेडिसिन नहीं आ रही है मेरे ऊपर, तो वो क्या करता है, दोबारा से ग्रो होना शुरू करता है। लेकिन वो ग्रो किस कंडीशन में होता है, ऐसे कंडीशन में ग्रो करता है, वो अपने आप को ऐसे मजबूत करता है ताकि दोबारा जब वो मेडिसिन आए तो मैं इससे लड़ सकूं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेडिसिन है रिफेम्पिसिन, हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी बैक्टीरिया अपने आप को इस मेडिसिन से रेजिस्ट कर लेता है, यानी अगर आप दोबारा से मेडिसिन खाओगे, दोबारा शुरू करोगे, तो ये बैक्टीरिया इस मेडिसिन का बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि बैक्टीरिया जो हम दवाई खा रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ पे एमटैब टेस्ट करते हैं बेसिकली, जिसको हम RIP टेस्ट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पे हमारे पास आता है CB नेट। अब CB नेट भी टेस्ट जो होता है ये भी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए होता है कि रिफेम्पिसिन जो बंदा खा रहा था उसके बॉडी में रेजिस्टेंस हुई या नहीं हुई, ये भी इसलिए ये टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ZN स्टेनिंग टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे जो माइकोलिक एसिड है इससे जो ZN जो मतलब क्या होता है कि ज़ील नेल्सन स्टेन, आपने पढ़ा होगा बायोकेम में। अब जो ये ज़ील नेल्सन स्टेन है ये क्या करता है, माइकोलिक एसिड से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके स्पूटम है,
हमने क्या इस पर्सन स्पूटम लिया। स्पूटम लेने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर जेल नेल्सन स्टेन डालते हैं स्पूटम के ऊपर। अगर स्पूटम के अंदर ये बैक्टीरिया है जिसके ऊपर माइकोलिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि माइकोलिक एसिड को ही सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है या लेप्रोसी का बैक्टीरिया है। अब आपको पता है जब हम लेप्रोसी पढ़ेंगे, लेप्रोसी कंडीशन में क्या होता है, लेप्रोसी के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ठीक है। तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम उसमें भी आ रहा है, इसका मतलब कि माइकोलिक एसिड उसके पास भी है और माइकोलिक एसिड इसके पास भी है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि लेप्रोसी का बैक्टीरिया है या टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि इसके पास माइकोलिक एसिड वाला बैक्टीरिया है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये नहीं डिटेक्ट कर सकते कि टीबी का ही है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइकोलिक एसिड के ऊपर जो भी माइकोलिक एसिड कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जेल नेसल वाली स्टेन डालते हैं, देन उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको माइक्रोस्कोपी से हम चेक करते हैं। अगर रेडनेस कलर आ रहा है उस बैक्टीरिया ने रेड कलर अगर उसके ऊपर शो हो रहा है तो उसका मतलब वो माइकोलिक बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पूटम माइक्रोस्कोपिक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को 3 बार बुलाते हैं। अब वो मॉर्निंग में बुलाते हैं। मॉर्निंग में हम उसको बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं खाना ना पीना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सोने के बाद आपको हमारे पास आ जाना है, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल जाएगा। अब ये आप बोल सकते हो जहाँ पे भी सैंपल उसको देना है वो जाएगा वहाँ पे। अब जो भी स्पूटम होगा वो क्या करता है, उसको जो एक तरह से मिलता है जिसमें भी वो स्पूटम कंटेन करने वाला है, तो उसमें क्या करता है, उसको थिक वाला स्पूटम चाहिए होता है। क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, बहुत थिक स्पूटम जो है वो बनता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे पानी नहीं पिया होता है तो ऑब्वियसली बात है वो थिक ही होगा। तो थिक स्पूटम हमें चाहिए होता है। तो उस पहले हम क्या करते हैं, ऑन स्पॉट हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेकिन मॉर्निंग में सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे पे दोबारा से बुलाते हैं उसको, ठीक है, सेम टाइम पे मॉर्निंग में। देन दोबारा से थिक स्पूटम कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट मॉर्निंग हम बुलाते हैं उसको। देन उसके बाद दोबारा से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम उसको बुलाते हैं, ठीक, सैंपल कलेक्ट करते हैं। देन माइक्रोस्कोपी से हम पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो हम यहाँ पे यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। Rest of we will continue in another lecture. So stay happy, stay safe, and thank you for watching this video. Have a nice day.